पूंजीवाद से बराबर लड़ रहे थे, ब्राह्मणवाद से लड़ रहे थे, छुआछूत से लड़ रहे थे, भेदभाव से लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ शोषण नाहूस के खिलाफ लड़ रहे थे। वो सारी की सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ रहे थे। जो वकील केस लड़ रहा था उसका नाम आसिफ अली था, लेकिन जो शहीद भगत सिंह को फांसी तुड़वाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए था उसका नाम था पंडित सूर्य नारायण शर्मा, और आरएसएस का वो फाउंडर मेंबर था। सावरकर ने अंग्रेजों की नौकरी नहीं की, फिर वो कमिश्नर से भी ज्यादा पेंशन किस बात की मिल रही थी उसको? वो अंग्रेजों की मुखबरी और गद्दारी करने के लिए तो मिल रही थी। फिर ये तो 150 साल पुराने, उससे पहले थे ही नहीं। वरमाला डालो और वो शादी हो गई। ये तो हमारी सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी, 10,000 से भी पुरानी विरासत हमारी है। हमारी जो परंपराएं उस परंपराओं में कहीं भी हवन यज्ञ नहीं होता। साल 8 दिसंबर 2023 को एक शादी हुई जिसमें कि लड़का लड़की तो थे, दूल्हा दुल्हन तो थे और भी बाकी सारे लोग थे, मेहमान थे, लेकिन उसमें किसी पंडित को नहीं बुलाया गया और बिना पंडित की शादी हुई। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ है सुभाष कुंडू जी, हम उनसे बात करते हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सर क्या है पूरा मामला, आप हमें बताएं और कैसे आपने इस काम को अंजाम दिया? क्योंकि इस भारत में कोई भी संस्कार जो होता है, शादी भी एक संस्कार में आता है, उसमें बिना पंडितों के आपने ये किया, जबकि जन्म से लेकर मरण तक में इस मनुवादी व्यवस्था में पंडितों की हर जगह मौजूदगी होती है। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत एक चैलेंजिंग काम रहा होगा आपके लिए। तो कैसे आपने इस काम को अंजाम दिया? ये जो आप बता रहे हैं ना, हमारे जो सारे के सारे संस्कार हैं टोटल, इन संस्कारों में जन्म लेने से मृत्यु तक ये पंडितों का योगदान होता है। लेकिन ये जो पंडितों का योगदान है ये सारा का सारा 200-250 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, 200-250 साल से ज़्यादा पुरानी है? बिल्कुल। और ये जो फेरे वगैरह हुए हैं, फेरे तो 150 साल पुराने, उससे पहले थे ही नहीं। जो हमारी भारतीय मूल निवासियों की सदियों पुरानी, हमारी जो बुजुर्गों की परंपरा है ना, वो तो एक दूसरे को वरमाला डालो और वो शादी हो गई। वही फार्मूला हमने अपनाया। ये तो हमारी सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी, 10,000 से भी पुरानी विरासत हमारी है कि अपने एक दूसरे को बस वरमाला डालें और शादी करें। उसमें हमारे तो आपने सिर्फ पंडितों को नहीं बुलाया, या उसमें जो शादी के रीत रिवाज होते हैं जो पंडितों के द्वारा करवाए जाते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें, क्या वो भी आपने नहीं किया, या बस माला पहना के शादी करी है? पूरी की पूरी शादी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पूरी तरह बाईपास किया गया। जो हमारी मूल निवासी भारतीयों की परंपराएं हैं, खेती किसानी से जुड़ी, हमें उस पूरी की पूरी परंपरा को फॉलो करते हुए हमारे जो वास्तविक रीति रिवाज हैं, वास्तविक जो परंपराएं हैं, उनको फॉलो किया था। हमारी जो परंपराएं हैं उस परंपराओं में कहीं भी हवन यज्ञ नहीं होता। हवन यज्ञ भी, ये हवन यज्ञ की परंपरा आप इसको कितनी पुरानी मानते हो? कितनी पुरानी है ये शुरू हुई 1875 के बाद। ये जानकारी आप कहाँ से हमें दे रहे हैं? ये जो इसमें आप ये पढ़ो ना, 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्याशोधक समाज बनाया था और ये ऐलान किया था बस सभी बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब और उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह की लहर जो पॉपुलर हो रही थी, उत्तर भारत के लोग सिखिज्म की तरफ जा रहे थे, और महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले का समतामूलक समाज जो बस सभी बराबर हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ रहा था। लोग उसको लगातार फॉलो करते जा रहे थे। तब ये ब्राह्मणवादियों ने साजिश के तहत 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का संस्थापक का नाम स्वामी दयानंद, ये तो सभी जानते हैं। ये किसी को नहीं पता, उसका असल नाम मूल शंकर तिवारी था, गुजराती ब्राह्मण था, और वो उसने ब्राह्मणवाद को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये तय किया कि भाई मैं थोड़ी थोड़ी गालियां ब्राह्मणों को दूंगा और बाकी लोगों को मेरे पीछे लामबंद करूंगा। ये एक साजिश के तहत किया गया था। अच्छा। उसके बाद से ये बहुत सारी इस तरह की हवन यज्ञ की ये परंपराएं तब शुरू की थी। ये फेरे वगैरह था उसके बाद शुरू हुए, पहले कहाँ थे? अच्छा, ये जो आपने पूरी जो आपकी ये सोच है, ये तो खैर बहुत अच्छी सोच है कि आपने, लेकिन आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि इस ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ जाकर शादी करें और उसमें जो है विश्वास न प्रकट करें? क्योंकि जितने भी मूल निवासी लोग हैं, भले ही वो कितना भी विरोध करें, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको वो अपने जीवन में अपनाते ही हैं, अपनाते भी हैं और गाली भी देते हैं, दोनों काम करते हैं। लेकिन आपने जो है
एक पूरी तरह से मिसाल कायम कर दी। आपने अपने जो मूल निवासियों का सिस्टम है उसको अपनाया और आपने उस विवाह पद्धति को नहीं अपनाया जो कि ब्राह्मणों के द्वारा दी गई है। तो ये ख्याल कहाँ से आया और क्या क्या चैलेंजेस इसमें हुए? इसमें जितने भी हमारे महापुरुषों का साहित्य है उसका एक बड़ा योगदान है। मैंने सबसे पहले शहीद भगत सिंह का साहित्य पढ़ा था। शहीद भगत सिंह का साहित्य ने अब हमारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ बैठाई गई कि भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जबकि भगत सिंह अंग्रेजों के साथ साथ मतलब घोर अंग्रेजों के साथ साथ वो काले अंग्रेजों से भी बराबर लड़ रहे थे, पूंजीवाद से बराबर लड़ रहे थे, ब्राह्मणवाद से लड़ रहे थे, छुआछूत से लड़ रहे थे, भेदभाव से लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ शोषण नाहूस के खिलाफ लड़ रहे थे। वो सारी की सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ रहे थे। अगर कंप्लीट आप शहीद भगत सिंह को पढ़ोगे तब आपकी आंखें खुलेंगी। और ये इसके पीछे शहीद भगत सिंह का साहित्य पढ़ने के बाद ही पता चला कि शहीद भगत सिंह को बचाने के लिए जो केस लड़ रहा था, शहीद भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए जो वकील केस लड़ रहा था उसका नाम आसिफ अली था। लेकिन जो शहीद भगत सिंह को फांसी तुड़वाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए था उसका नाम था पंडित सूर्य नारायण शर्मा, और आरएसएस का वो फाउंडर मेंबर था। जिस आरएसएस पंडित सूर्य नारायण शर्मा जी, पंडित सूर्य नारायण शर्मा भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ रहे थे, शहीद भगत सिंह को फांसी तुड़वाने के लिए और आसिफ अली भगत सिंह को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे। जब शहीद आजम भगत सिंह जो शहीदों के शहीद मानते, वो आरएसएस के फाउंडर भी हैं, वो आरएसएस के फाउंडर था सूर्य नारायण शर्मा। ये पक्की जानकारी है? बिल्कुल पक्की, ऑथेंटिक है, ये रिकॉर्डों में है। आप ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग उसमें भी मिलेगा, आपको कहाँ छुपाओगे उसको? कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप नहीं छुपा सकते। ये तो लाहौर हाई कोर्ट में सारा कुछ आपको मिलेगा। इसमें दिल्ली असेंबली में जो मतलब आरएसएस के जो लोग हैं वो भगत सिंह को फांसी चढ़वाना चाहते थे, और किस प्रकार आज जो है आज़ादी के बाद जो है जब भी लाल किले से पे आते हैं प्रधानमंत्री मोदी और बाकी जो भी लोग हैं भाजपा के, वो भगत सिंह को कैसे उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और उनकी आज़ादी की सारी चीज़ करते हैं, लेकिन उनको फांसी पे चढ़वाने के लिए पंडित सूर्य नारायण शर्मा जो कि फांसी चढ़वाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों की ओर से। मैं आपको वो बुक अभी दूंगा, बुक भी इस तरह काफ़ी रखता हूँ, मैं सबूतों के साथ रखता हूँ। आरएसएस ने केवल भगत सिंह को ही नहीं मरवाया, आरएसएस ने जो राजस्थान में सबसे बड़े ताकतवर राजा थे महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल ने अपनी लाइफ में 80 लड़ाई लड़ी, 80 की 80 जीता, वो कभी नहीं हारा। उसको भी इन्हीं आरएसएस के मनुवादियों ने धोखे से मरवाया था। महाराजा सूरजमल को इन आरएसएस वालों ने मरवाया। महाराजा सूरजमल के बेटे जवाहर मल को इन्हीं आरएसएस वालों ने मरवाया। बल्लभगढ़ के राजा को चांदनी चौक में कत्लेआम करवाया धोखे से इन्हीं आरएसएस वालों ने। ये चीजें सबूत के साथ हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को मरवाने वाले यही संगी थे। उनके बेटे को तो मरने के बाद भी इनके बेटे का मर्डर करवा के उसकी लाश के भी टुकड़े किए थे इन संगियों। लेकिन देश को तो आरएसएस वाले यही बताते हैं, मोहन भागवत भी यही बताते हैं कि देश की सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए जो है आरएसएस काम कर रहा है, राष्ट्र भक्ति की वो संस्था है और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहा है। मोहन भागवत बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आरएसएस का सारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो गद्दारी से भरा पड़ा है। ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे। जो आदमी अंग्रेजों की सेना में या अंग्रेजों की सरकार में नौकरी करता हो उसकी तो समझ में आती है कि अंग्रेज उसको पेंशन दें। आरएसएस ने तो अंग्रेजों, सावरकर ने तो अंग्रेजों की नौकरी नहीं की, फिर वो कमिश्नर से भी ज्यादा पेंशन किस बात की मिल रही थी उसको? एक कमिश्नर रैंक की जो सैलरी थी उससे ज्यादा हर महीने पेंशन सावरकर को मिलती थी। वो अंग्रेजों की मुखबरी और गद्दारी करने के लिए तो मिल रही थी। आज़ाद हिंद फौज का विरोध इन्होंने किया। भाजपा के लोग तो उनको देशभक्त बताते हैं। आप महाराष्ट्र चले जाएं तो उनको जो है एक तरह से जो है उनको देशभक्त बताया जाता है। कई जितनी महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां सभी उनको देशभक्त बताती हैं। अच्छा, अगर मैं किसी गद्दार को आज देशभक्त बताना शुरू करूँ कौन मानेगा? अगर आप एक झूठ को लगातार बार बार बोलोगे, प्रचार करोगे, जिन लोगों को नहीं जानकारी वो तो यही मानते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने हर मंच पे हर स्टेज पे बोलता हूँ कि शहीद भगत सिंह को फांसी तड़वाने वाले आरएसएस वाले थे, छत्रपति शिवाजी महाराज को मरवाने वाले आरएसएस वाले थे, उनके बेटे संभाजी राव को मरवाने वाले आरएसएस वाले थे,
महाराजा सूरजमल को मरवाने वाले आरएसएस वाले थे। चलिए हम अब यहाँ पे आते हैं। जब आप वो शादी कर रहे थे बिना पंडितों की मौजूदगी के, तो आपको तो कई सारी धमकियां भी मिली होगी मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं? 5,000 से भी ज़्यादा पंडित पुजारियों की धमकियां आई थी मेरे पास। 500 से ज़्यादा ने तो ये भी किया कि हम आपको नोटिस भिजवा रहे हैं। कईयों के तो नोटिस भी भेजे कि मुकदमा दर्ज कराएंगे या माफ़ी मांगो। मैंने ना किसी से माफ़ी मांगी और सबको क्लियर कहा, किसी में दम है तो आप इस शादी को रुकवा के दिखा देना। और हमने वो पूरी की पूरी शादी, जो हमारा मूल निवासियों का एक कॉन्सेप्ट है, परंपरा है, कंप्लीट उसको फॉलो किया था। शादी का जो तरीका था उसमें हमने संविधान की शपथ लेते हुए और हमारे संविधान की शपथ ली, बिल्कुल संविधान, दूल्हा दुल्हन के बीच में संविधान रखे, उसकी शपथ दिलवाई गई। और हमने महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर, शहीद भगत सिंह की, चौधरी छोटू राम की जो किसानों के मसीहा थे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, इनकी प्रतिमाएं रखी। उनको साक्षी मानकर संविधान की शपथ लेते हुए वो शादी संपन्न करवाई। उसमें कोई हवन यज्ञ नहीं किया गया, कोई पंडित पुजारी पुरोहित कोई नहीं बुलाया गया। कार्ड पे बाकायदा लिखा गया था, इनको कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, कोई हम फालतू खर्च नहीं करेंगे, बारात में कोई एक सिंगल भी शराबी नहीं होगा, ना किसी को शराब पीने की इजाज़त दी गई, एक भी शराब पीने वाला नहीं था। वो इतनी बढ़िया तरीके से शादी संपन्न हुई। उस शादी में की चर्चा इतनी, उस शादी के कार्ड को अब तक 18 करोड़ से ऊपर लोग देख चुके हैं। दुनिया भर के देशों से बधाई पत्र आए थे, भारत के 24 राज्यों के लोग वहाँ उसमें पहुँचे हुए थे, सभी ने तारीफ की। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ सुभाष कुंडू जी हैं अभी, और किस प्रकार से ब्राह्मणिकल सिस्टम के खिलाफ जाकर इन्होंने एक शादी करी, 18 करोड़ लोगों में वो कार्ड वायरल हुआ, और एक तरह से मनुवाद को जो है पूरी तरह से चैलेंज किया, और मनुवादी व्यवस्था के बाहर जाकर अपना काम किया और विवाह संपन्न किया। और इनको कई लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।